Good evening class. As we were studying chapter 3 of your chemistry, in previous class we have learned about the nuclear charge, atomic radii and the screening effect. Hope all of you have paused that video and hope your concept is clear, because that concept will be used for your further chapter also and for the upcoming classes also. Okay. So before starting the chapter, I would like to give you some questions as homework which you have to do by yourself, and you have to send me my personal number that you have did the homework correctly. The question is from our second chapter, जहाँ पे हमने क्वांटम नंबर टॉपिक को स्टडी किया था एंड मैंने आपको हर एटम के क्वांटम नंबर को लिखना सिखाया था कि क्वांटम नंबर को आप L, M एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो उसके फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का आपको उसको क्वांटम नंबर कंप्लीटली लिखना है, यानी N, M एंड S की प्रॉपर वैल्यू आपको डिनोट करनी है. सिमिलरली फॉर द 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन. अब आप इलेक्ट्रॉन पहचानोगे कैसे? जस्ट सपोज कि नियॉन जैसे है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है. नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 1s2, 2s2, 2p6. इट मींस फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा और ये इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा. सिमिलरली ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन से फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन. रूल के हिसाब से क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल भरे जाते हैं, फिर पेयरिंग की जाती है. So this will be our fifth, this will be sixth, this will be seventh, this will be eighth, this will be ninth, and this will be the 10th electron. So you have to identify the electrons from their configuration, and you have to write the quantum number of those electrons and have to send me the answers in solution. Now let's move to the topic. हमने प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा एंड एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा. एटॉमिक रेडियाई में हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट पीरियड की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है. एंड जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं, डाउन दी ग्रुप, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है. ये हमने स्टडी किया था. उसके बाद मैंने आप लोग से कहा था कि हम न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे. जो हमारा न्यू टॉपिक है वो आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई. अब we know there are generally two types of ions. One is cation and another is anion. ठीक है. cation कैसे बनता है? जब कोई एलिमेंट, just suppose an element that loses its electron and bears positive charge on it is known as cation. ठीक है. And how anion are formed? Just suppose an element X which has gained the electron and bear the negative charge over it is known as anion. कैटायन किसको बोलते हैं? जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर करता है. एंड एनायन किसको बोलते हैं? जो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज क्या करता है, बियर करता है. ठीक है. तो हमें इसके बारे में पढ़ना है. तो हमें अब इसमें ये देखना है, ये हमारा पेरेंट आइटम है. एक्स क्या है? हमारा पेरेंट आइटम है, क्योंकि पेरेंट आइटम अपने ऊपर चार्ज बियर करके क्या कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. सो वी हैव टू लर्न अबाउट दिस. सो हमें यहाँ पे इनके साइज के बारे में स्टडी करना है. इट मींस वी हैव टू फाइंड वेदर द साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर और ग्रेटर देन इट्स पेरेंट आइटम, और वेदर द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इट्स पेरेंट आइटम. तो जस्ट सपोज कि जैसे NaCl का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. NaCl, तो व्हाट विल हैपन, Na विल कन्वर्ट इनटू Na+ एंड विल डोनेट अ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. सो यहाँ इस Na में देखा जाए तो 11 इलेक्ट्रॉन है एंड 11 प्रोटॉन्स है, बट Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, सॉरी. ठीक है. इट मीन यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए 11 प्रोटॉन्स इक्वल नंबर्स में है, हेंस इसका जो रेडियाई रहता है वो वही रहेगा. बट हियर 11 प्रोटॉन्स क्या करेंगे, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे. यानी इस केस में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज में, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि साइज रिड्यूस हो जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है.
क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट था 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, बट इन केस ऑफ कैटायन द न्यूक्लियर चार्ज हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, the size of cation is smaller than its parent atom. तो ये आपको याद रखना है कि पेरेंट एटम से कैटायन का साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कैटायन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम होता है, जिसकी वजह से ये इसको अपने आप को पास ज्यादा खींच लेता है एंड हेंस द साइज गेट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। बट इन केस ऑफ क्लोरीन विच इज कन्वर्टिंग इनटू, जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। Here the chlorine have 17 electrons and 17 protons, ठीक है। But here it has 18 electrons and 17 protons. It means here the nuclear charge was stable, that 17 protons are attracting or 17 electrons. But here 17 protons are now attracting 18 electrons. It means their work has been increased. उनका लोड बढ़ गया एक प्रकार से, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होता है हमारी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? बढ़ती है। द साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन पेरेंट आइटम, यानी क्लोरीन माइनस आयन का साइज क्लोरीन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में स्टडी करना था कि आयनिक साइज में कैसे डिफर करता है, कि कैटायन पेरेंट एटम से छोटा क्यों है, एंड एनायनिक साइज इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम व्हाई। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल। जस्ट सपोज ये मेरा एक न्यूक्लियर Na का एक एटम है, ये Na, ठीक है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na प्लस में, एंड एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बाहर आ गया, ठीक है। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है कि हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वी कॉल्ड इट एज एन आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट मीन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक आउट the outermost electron from an atom to convert it into iron in gaseous state, यानी गैसेस स्टेट की ही ये बात करेगा कि आप किसी एटम से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि ये रहता है केमिकल रिएक्शन में कि कोई भी रिएक्शन अपने आप कैरी ऑन नहीं होती है। वी हैव टू गिव द एनर्जी, एदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, एदर इट इज फॉर्म ऑफ द हीट, एदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। Whatever energy we are giving, the amount of energy required to take out the outermost electron from an atom to convert it into an ion। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, Na नॉर्मल स्टेट में था, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वह Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में कन्वर्ट हो गया। सो एंड एक किस में होगा? गैसेस स्टेट में होगा। तो वी कॉल्ड इट एज एन आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये तो केस था केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो होप आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाने के लिए, टू कैरी ऑन एन रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ जस्ट सपोज वी आर टेकिंग द केस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो
first 2 electrons, and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3। ठीक है, यानी यदि मैं एल्यूमिनियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकालूं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन मेरे को प्रेडिक्ट आउट कराना है, यानी मैं तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। इट मींस इफ आई टेक आउट एन एल्यूमिनियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट विल बी नोन एज एन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, नाउ यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, Al प्लस में, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर। नाउ इट है 13 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इट मीन द बाउंडेशन टू द इलेक्ट्रॉन्स हैव इंक्रीज, क्योंकि अब 13 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स को ओवरकम करेगा। इट मीन अब यदि मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाना हो तो मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आएगा। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकलवाते हैं तो वी कॉल्ड इट एज एन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सिमिलरली when second electron has been taken out, it now converted into Al2+, तो अब इसके पास 13 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अब तो ये और ज्यादा बाउंडेशन में आ गया। यदि मुझे और ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी मेरा थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, अपने शेल से बाहर आएगा टू टेक पार्टिसिपेशन इन एनी केमिकल रिएक्शन। सो व्हेन द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट वी कॉल्ड इट एज थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, कितनी एनर्जी लगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए कितनी एनर्जी लगी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड इलेक्ट्रॉन को कैरी आउट कराने के लिए कितनी एनर्जी लगी, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को कैरी आउट कराने के लिए कितनी एनर्जी लगी, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो यहां पे अगर हम देखें तो ये Al, फिर Al प्लस बना, फिर Al2 प्लस बना एंड फाइनली Al3 प्लस बन गया। तो जब Al से Al प्लस बना उस वक्त फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, जब Al प्लस से Al2 प्लस बना, मैंने क्या कहा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकलवाना कठिन है। इट मींस माय सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी लेस देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। Similarly, when the second ionization potential process has been taken, now I have to take out third electron. So for the third electron, more energy will be required, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गया है। तो for that more energy is required. It means my third ionization potential will be greater than the second ionization potential, or second ionization potential will be less than third ionization potential. So basically we can write for any atom in the periodic table or any atom that exists in the world that third ionization potential will be greater than second ionization potential will be greater than first ionization potential। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसमें हमने एक चीज देखा कि हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर फोर्स है उतना ज्यादा आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट शेल की वैल्यू उतनी ही है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल या अलोंग द पीरियड किसी एक पीरियड में जब हम मूव ऑन करते हैं तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। सो व्हेन आई मूविंग फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, एज पर दी ट्रेंड, मतलब रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। इट मींस लिथियम से नियॉन तक, नियॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि नियॉन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन दी सेकेंड पीरियड। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली स्टेबल है। इट मींस इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है एज कंपेयर टू दिस एलिमेंट। ठीक है, नाउ व्हेन आई मूव डाउन द ग्रुप, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजिंग। दस
न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस ड्यू टू विच आयनाइजेशन पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज की तरह बिल्कुल सेम ट्रेंड है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट मीन्स व्हेन आई विल मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबीडियम टू सीसियम, माय आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज। इट मीन्स मुझे इनसे रिएक्शन करवाने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी? यदि आप देखें रिस्पेक्टिव ग्रुप में, रिस्पेक्टिव पीरियड्स में, जब रिस्पेक्टिव पीरियड्स की बात आए कि हम लिथियम से लेकर के नियॉन तक की बात कर रहे हैं, या सोडियम से लेकर के आर्गन तक की बात कर रहे हैं, या पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक की बात कर रहे हैं, तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ इंक्रीज होती है। इट मींस रिस्पेक्टिव पीरियड में लिथियम की यानी अल्कलाइन मेटल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल रिस्पेक्टिव पीरियड में लिथियम की होगी, इस थर्ड पीरियड में सोडियम की सबसे कम, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम की सबसे कम। तो यहाँ पे यदि हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है। एंड जब डाउन दी ग्रुप आते हैं तो सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी? सीसियम। इट मीन तो लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होती है? सीसियम की होती है। यानी सीसियम इज सच एन एलिमेंट व्हिच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दो या थोड़ी सी लाइट भी दे दो, ये तो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करने लगता है। जिसकी वजह से सीसियम का यूज लॉकर्स में होता है। जनरली ऐसे लॉकर्स प्रिपेयर्ड होते हैं जिसमें केवल टॉर्च मारने पर अलार्म बजने लगता है, तो दैट इज सीसियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए जो आपको समझना था। नाउ देयर इज एन एक्सेप्शनल केस इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है तो देखते हैं। जब हम ये एक्सेप्शनल केस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको बिल्कुल याद रखना है। एक्सेप्शनल केस व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, the trend says that ionization potential will increase. Yani, first ionization potential of lithium will be less than beryllium, will be less than boron, will be less than carbon, less than nitrogen, oxygen, chlorine, neon. यानी इनकी यदि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल को मैं कैलकुलेट करूं तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से कम आनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। बट जब कैलकुलेशन किया गया तो ये पाया गया कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? ये रूल तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ या पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन। बट यहां तो उल्टा हो रहा है कि जब उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो हमको रिजल्ट ये मिल गया। ऐसा क्यों होता है आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सप्लेन व्हाई। एंड ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा तो चलिए देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड आंसर्स को भी अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम आंसर जब लिखेंगे तो वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। एंड अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब चैप्टर 2 के एंडिंग में हमने एक रूल पढ़ा था,
मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीटली फील्ड जो होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं एंड हाफ फील्ड जो होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। तो यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो नाइट्रोजन है वो हाफ फील्ड है, यानी पी ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बट इसके पास 3 है, यानी ये हाफ फील्ड है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, पार्शियली फील्ड है। सो एज पर द रूल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मच मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होता है कि यदि मैं नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलवा लूंगा, अगर मैं इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को कैरी आउट करवा लूंगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास फिर 2p2 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और 2p2 क्या है, पार्शियली फील्ड। तो ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबल में जाना नहीं चाहेगा। एंड ऑक्सीजन के केस में क्या है, इससे यदि एक इलेक्ट्रॉन में कैरी आउट करवा लूं तो ये क्या करेगा, तुरंत 2p3 बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के बाद, और ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। सो ये अनस्टेबल ना हो इसलिए ये क्या करते हैं, इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल काफी हाई रहती है ताकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से फर्स्ट इससे पहला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकलवाना बहुत ज्यादा कठिन है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, ये आपको मेंशन करना ही रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना रहेगा एंड यू हैव टू राइट द आंसर लाइक ड्यू टू half filled electronic configuration of nitrogen, it is more stable than oxygen. Thus, first ionization potential, आपको कंप्लीटली पूरा लिखना है, मैं सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, is greater than first ionization potential of nitrogen. सॉरी, यहाँ पे आप प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, ऑफ नाइट्रोजन is greater than first ionization potential of ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका बेसिक वजह क्या था कि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहता है, जबकि ये पार्शियली फील्ड है तो ये हाफ फील्ड में तुरंत कन्वर्ट होकर के स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे ये फॉर्म होगा। सो होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपके लिए एक होमवर्क इसमें ये है कि अब जैसे नाइट्रोजन के डाउन पे कौन आता होगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, एंड ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली बात है फॉस्फोरस एंड सल्फर में भी यही केस उठता होगा कि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर से ज्यादा है। तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के प्रॉपर वे में आंसर लिख के मुझे सेंड करना है। ये याद रखिएगा, ये आपको मुझे सेंड करना है आज ही के आज। ठीक है, तो ये आपके लिए सेम होमवर्क है कि इसके फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है। तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया, एक क्वांटम नंबर एंड एक ये। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये आज क्लियर होगा। एक और केस हम लोग इस पे पढ़ लेते हैं कि जैसे नाइट्रोजन आफ्टर लूजिंग इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाता है N6 में एंड ऑक्सीजन O7 में, यानी ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की स्टडी करें तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अब हाफ फील्ड हो गया, स्टेबल है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, और जबकि नाइट्रोजन अब स्टेबल नहीं है, ये तो अनस्टेबल है। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज दोनों में इंक्रीज हो गया, बट स्टिल ऑक्सीजन की सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल अब ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो होप क्लास यहां तक आपको क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आयनाइजेशन पोटेंशियल आपके लिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इसके बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड ही हो जाएगा। सो आज आपके लिए होमवर्क था, उसको आप मुझे सेंड करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एंड रीड दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।